गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन 12th की केमिस्ट्री का डी और एफ ब्लॉक चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। अब अपनी फर्स्ट वाली बुक जो है केमिस्ट्री पार्ट 1 12th की, उसका ये लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजी यौगिक, या इसको बोलते हैं संकुल यौगिक, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? उससे पहले अपन कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन, दो टाइप के सॉल्ट होते हैं। देखो, एक होता है बेटा सिंपल सॉल्ट और एक होता है एडिशनल कंपाउंड या मॉलिक्यूलर सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट कौन होते हैं? वेरी सिंपल एग्जांपल, सिंपल सॉल्ट का मतलब जो एक सिंपल सा एसिड और एक सिंपल से बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनको अपन बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। करेक्ट। जैसे ये देखो अपने पास एग्जांपल सिंपल सॉल्ट के लिए लिखा आ रहा, अ सिंपल सॉल्ट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड अ बेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक सिंपल एसिड है। इधर से अपन OH और इधर से अपन H को अगर हटा देंगे तो अपने को मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड K प्लस Cl माइनस। इट इज अ सिंपल सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट का मीनिंग क्या हुआ? ऐसे सॉल्ट जो एक अम्ल और एक क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं, राइट ना बेटा? जो एक सिंपल सॉल्ट होते हैं वो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, उनको हम कह रहे हैं सिंपल सॉल्ट। नॉर्मली जो है ना सिंपल सॉल्ट कंप्लीटली आयोनाइज होंगे वाटर के अंदर। जब अपन सॉल्ट को, जैसे पोटेशियम क्लोराइड की बात करें अगर हम, तो ये पानी के अंदर बड़े आराम से K प्लस और Cl माइनस आयनों में आयोनाइज्ड हो जाते हैं। तो सिंपल सॉल्ट आर 100% आयोनाइज्ड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल सॉल्ट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट आयन, यानी कि जब इनको अपन डिसॉल्व करेंगे तो आयोनाइज हो रहे हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इनके आयनों की प्रॉपर्टी होती है। अगर आयन ही नहीं बनेंगे तो फिर उन आयनों की प्रॉपर्टी शो नहीं हो पाएगी। तो सिंपल सॉल्ट के लिए बेसिकली हमने क्या याद किया? जो एक सिंपल एसिड और एक सिंपल बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं और जलीय विलीन में पूर्ण रूप से आयोनाइज हो जाते हैं। द सेकेंड वन इज, जिसमें अपने पास आ रहा मॉलिक्यूलर या एडिशनल कंपाउंड, उसमें फर्स्ट है वापस डबल सॉल्ट, जिनको अपन लैटिस कंपाउंड भी कहते हैं। डबल सॉल्ट है ना, नाम से ही पता चल रहा है बेटा। देखो डबल सॉल्ट, इसका मतलब जो दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट, दो सरल लवण के संयोजन से जो बनते हैं उनको बोलेंगे अपन द्विक लवण या फिर डबल सॉल्ट। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन होते हैं, जिनको आगे पढ़ना अपने को डिटेल के अंदर। तो वापस अपन डबल सॉल्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, टू और मोर सिंपल सॉल्ट। अच्छा, जो डबल सॉल्ट होते हैं इनको लैटिस कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म के अंदर इनके अंदर एक डेफिनेट लैटिस स्ट्रक्चर होता है। करेक्ट ना? जैसे फिटकरी की बात करें अपन, फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर लवण की बात करें, तो इनका एक डेफिनेट शेप होता है कि क्रिस्टलीय ज्यामिति होती है, इसलिए इन कंपाउंड को बोलते हैं अपन लैटिस कंपाउंड। सॉलिड फॉर्म के अंदर तो ये लैटिस स्ट्रक्चर के फॉर्म में होंगे, जबकि अगर इनको आयोनाइज करेंगे पानी के अंदर तो ये भी क्या हो जाते हैं, बड़े आराम से आयोनाइज हो जाते हैं। कौन? डबल सॉल्ट, है ना? जैसे एग्जांपल, ये तीन फैमिलियर एग्जांपल अपने पास डबल सॉल्ट के। एक है बेटा पोटास एलम, जिसको अपन फिटकरी भी बोलते हैं। अच्छा, पता किसी सॉल्ट के फॉर्मूले के अंदर डेफिनेट नंबर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर होते हैं ना, उनको बोलते हैं अपन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, यानी कि क्रिस्टलन जल भी बोलते हैं। किसी लवण के एक यूनिट फॉर्मूले के अंदर जल के निश्चित अणुओं की संख्या को बोला जाता है क्रिस्टलन जल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। ठीक है बेटा? जैसे फिटकरी में आप देख रहे हो 24H2 लिखा हुआ है। मोहर सॉल्ट, ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट है, इसके अंदर 6H2 लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ऐसे एक और फॉर्मूला है अपने पास डबल सॉल्ट का, जिसे हम बोलते हैं कार्नेलाइट, जिसमें KCl.MgCl2.6H2O। दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट, राइट बेटा? तो डबल सॉल्ट में क्या क्या बातें पढ़ी हमने? जो दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एक चीज। दूसरा, इनके अंदर डेफिनेट ज्योमेट्री होती है सॉलिड फॉर्म में, इसलिए इनको लैटिस कंपाउंड भी बोला जाता है। और तीसरी बात थी कि इनको भी जब अपन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी 100% आयोनाइज हो जाते हैं। गॉट इट?
एग्जाम्पल में हमने देखे थे 3 एग्जाम्पल थे, एक पोटास एलम जिसको अपन कह रहे हैं फिटकरी, ये इसका केमिकल फॉर्मूला दिख रहा है आपको। और यहाँ मैंने एक और बात बताई आपको कि किसी भी सॉल्ट के फॉर्मूले में जो वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर होते हैं उनको अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, मतलब क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है ना बेटा। तो ये 3 एग्जाम्पल अपने पास। अच्छा, इसको मोहर सॉल्ट बोलते हैं कमर्शियल नेम, बाकी इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट, शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं FAS। तो ये 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने डबल सॉल्ट या लैटिस कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी 100% आयोनाइज नहीं हो सकते हैं। इनमें एक तो सेंट्रल मेटल होगा, जैसे ये एग्जांपल दिया इन्होंने, इन 2 कंपाउंड्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का कंपाउंड। ये जैसे पोटेशियम है, अंदर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको सेंट्रल मेटल आयरन दिख रहा है, साथ में ये स्पीसीज साइनाइड दिख रही है। तो अगर इसको आप आयनाइज भी करोगे ना बेटा, तो पोटेशियम और इधर जो आयन मिलेगा वो सिंपल आयन नहीं है, बल्कि इसको अपन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, इनमें सिंपल आयन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इनमें कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स एनायन, संकुल ऋण आयन का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स कैटाइन भी बन सकता था। जैसे अगर हम एक और एग्जाम्पल लेके आते हैं, ये वाला CuSO4 कॉपर सल्फेट, जैसे यहाँ पे 4 है और मान लो इसमें अमोनिया जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे CuNH3 और बाहर लिखते हैं अपन SO4। इसको भी अगर आप आयोनाइज करोगे तो CuNH3, इस पे आएगा प्लस का 2 और साथ में मिलेगा अपने को SO4-2 सल्फेट आयन। तो इस बार भी आपने देखा कॉम्प्लेक्स कैटाइन का निर्माण हुआ। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मीनिंग होता है जिनमें एक सेंट्रल मेटल होगी, साथ में न्यूट्रल या फिर धन आवेशित या ऋण आवेशित आयन भी जुड़े होते हैं, जिनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में अपन रिप्रेजेंट करेंगे, और इनमें सिंपल आयन का फॉर्मेशन नहीं होता। करेक्ट ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वही एग्जांपल दोबारा रिपीट हो रहा है। देखो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एग्जांपल दिया, वो कह रहे हैं कि इसमें आप जब आयनों में ब्रेक करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे सिंपल कैटाइन मिलेगा, लेकिन साथ में जो स्पीसीज है उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स एनायन। तो कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको सिंपल आयन नहीं मिलेंगे, 100% आयोनाइजेशन इन कंपाउंड्स का नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो डिफरेंस क्या हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बेसिकली देखो, डबल सॉल्ट जो होते हैं कंप्लीटली आयोनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अभी हमने देखा भी था, ये वाला एग्जांपल फिर से अपने पास रिपीट हो रहा है, पोटास एलम यानी कि फिटकरी। इसमें आप देख रहे हो ये जो इतना बड़ा सा एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है, उसमें हमें पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन बड़े आराम से ये एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होते हैं। कौन बेटा, डबल सॉल्ट, जो किसके कॉम्बिनेशन से बन रहे थे, 2 या फिर 2 से ज्यादा। नॉर्मली अपन 2 सॉल्ट की बात करते हैं कि जो 2 सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनेंगे ना, उनको बोलते हैं डबल सॉल्ट, और ये एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयोनाइज हो जाते हैं। जबकि हम अगर बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो ये इनकम्प्लीटली आयोनाइजेबल है, ये 100% आयोनाइज नहीं होंगे, इनमें कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होगा, है ना। जैसे कॉम्प्लेक्स आयन्स बनेंगे, कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एनाइन हो सकते हैं। वही एग्जांपल अपना अभी भी वापस रिपीट हो रहा है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो यहाँ पे वो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हो, पोटेशियम जो एक सिंपल कैटाइन है, लेकिन दूसरा जो साथ में बन रहा है वो कौन है, वो कॉम्प्लेक्स एनायन है, राइट ना। तो ये इनके अंदर बेसिकली डिफरेंस होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर से डेफिनेशन के रूप में अपने सामने कि इनमें क्या होता है, एक तो मेटल आइटम होता है ना, सेंटर पे, जैसे अपन कह रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में या सेंट्रल पे है अपने पास मेटल, और इसके साथ न्यूट्रल फॉर्म में या फिर कैटाइन के फॉर्म में या फिर एनाइन के फॉर्म में जो स्पीसीज जुड़ी हुई होती हैं, जिसे हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लिगेंड्स बोलते हैं उनको, राइट बेटा, वो लिगेंड्स होते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एक तो मेटल होगा आपके साथ और एक होगा लिगेंड। ये कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आयनों के फॉर्म में रिलीज नहीं हो सकते, ये एक यूनिटी की तरह यहाँ पे काम करते हैं। तो कुछ टर्म्स है देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड,
ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा होगा बेटा, उसमें यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है उसका नाम है सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु। स्क्वायर ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल के ठीक साथ में जो स्पीसीज लिखी होगी उसको हम कहेंगे लिगेंड्स। पता है यहाँ इन दोनों के बीच में यानी कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसलिए इन कंपाउंड्स का दूसरा नाम क्या दिख रहा है आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। इन कंपाउंड्स में मेटल के साथ जो स्पीसीज होती है जिन्हें लिगेंड बोलते हैं, ये लिगेंड अपने लॉन पेयर जो होते हैं उन लॉन पेयर को किसको डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल की ओर मूव कराते हैं, जिसके कारण कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल, एंड दैट्स व्हाई ये कंपाउंड किस नाम से जाने जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अच्छा, पता जो स्पीसीज लॉन पेयर गेन करती है उनको अपन क्या बोलते हैं, लेविस एसिड, और जो स्पीसीज लॉन पेयर डोनेट कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, उसको बोलेंगे अपन लेविस बेस। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा भी अपन कह सकते थे कि ऐसे कंपाउंड जो लेविस एसिड और लेविस बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको भी हम क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और स्क्वायर ब्रैकेट के आसपास ये जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ जो भी स्पीसीज लिखी मिलेगी उसको अपन आयनों में ब्रेक कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं अपन काउंटर आयन, जो सिंपली आयनाइज हो जाएंगे। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिसमें मेटल और लिगेंड्स होते हैं, इस पूरे पोर्शन को यहां से लेकर यहां तक इसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, ये आयनों में वियोजित नहीं हो सकता है, ये पार्ट एक यूनिटी यानी एक इकाई की तरह व्यवहार करेगा। अच्छा, जो लिगेंड्स होते हैं ना बेटा, वो मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, कितने लॉन पे डोनेट करेंगे, उस नंबर को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या, जिसका मीनिंग होता है कि लिगेंड्स मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दैट नंबर, वह संख्या समन्वय संख्या के नाम से जानी जाती है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी वापस सेम पॉइंट रिपीट होगा, अ केमिकल कंपाउंड इन विच द सेंट्रल आयन, जिसे अपन सेंट्रल मेटल कह रहे हैं, सेंट्रल एटम कह रहे हैं, वो अपने आसपास जो भी उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे एटम होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर आयन होंगे। तो कहने का मतलब एक मेटल और उसके साथ जो लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और इस पूरे पोर्शन को अपन बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, राइट ना बेटा। जैसे ये देखो कुछ एग्जांपल अपने पास, यहां से लेकर यहां तक पूरी एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जिसमें आप देख रहे हो कोबाल्ट एक सेंट्रल मेटल है, और ये क्लोरो और एमीन ये यहाँ पे लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ अगर आपसे पूछेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो साफ दिख रहा है कि 3 बॉन्ड तो ये बनेगा क्लोरीन कोबाल्ट के साथ, और 3 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा, अमोनिया मॉलिक्यूल। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे 6 बॉन्ड बन जाएंगे, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। दूसरा वाला एग्जाम्पल में साफ दिख रहा है कि यूनिडेंटेड लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है, तो सीधा अपन 1 × 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाले हैं, देयर आर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसका मतलब था संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु और उससे जुड़े हुए लिगेंड को एक वर्गाकार कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, जो एक इकाई की तरह कार्य करता है और सरल आयनों में वियोजित नहीं होता है, उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी, राइट ना बेटा। देन नेक्स्ट, सेंट्रल मेटल एटम कौन था, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, जो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि ये लिगेंड से लॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, और हम जानते हैं जो लॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम बोलेंगे लेविस एसिड या लुईस अम्ल। ये मेटल जो होता है वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और जो साथ में लिगेंड्स होंगे जो लॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं मेटल को, वो लुईस क्षार की तरह बिहेव करेंगे। द नेक्स्ट हेडिंग, लिगेंड्स। लिगेंड्स कौन होते हैं, ऐसे एटम या मॉलिक्यूल या आयन जो सेंट्रल मेटल को लॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, है ना। सिंपल सा पॉइंट, लिगेंड का मतलब ऐसे परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं, जो सेंट्रल मेटल को लॉन पेयर डोनेट करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उनको अपन बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड जो होते हैं वो सिंपल आयन हो सकते हैं,
सिंपल एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकते हैं। तो उसका क्लासिफिकेशन अब अपन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, मतलब उन एटम पे, उन आयंस पे जो मेटल के साथ जुड़े उन पे चार्ज किया है, इसके बेसिस पे ये रहे अपने पास तीन टाइप के लिगेंड्स। फर्स्ट वन इज एनायनिक लिगेंड, ऋणात्मक। ये देखो जैसे साइनो है, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, हाइड्रोक्सो, आयोडो, थायोसाइनेटो, दीज ऑल आर, ये एनायनिक लिगेंड्स होते हैं। कैटायनिक लिगेंड जिन पे प्लस चार्ज होगा, जैसे NO प्लस, नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। और न्यूट्रल लिगेंड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जैसे कार्बोनिल है, एक्वा है, एमीन है, फॉस्फीन है, मिथाइल अमाइन है, डाई मिथाइल अमाइन है, ये सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हो जाएंगे। तो ये लिगेंड का पहला क्लासिफिकेशन था, जो किस पर बेस्ड था बताओ, उस लिगेंड पर आवेश किया, उस लिगेंड के रूप में काम आने वाले परमाणु या आयन पर चार्ज किया। उस चार्ज के बेसिस पे हमने तीन टाइप पढ़े, एनायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। देन कुछ और एग्जांपल आप देख रहे हो नेगेटिव लिगेंड के रूप में, साइनाइड है, नाइट्राइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और ऑक्साइड, और भी होते हैं। इस वाली लिस्ट के अंदर अपने पास ये कुछ एक एग्जांपल नेगेटिव लिगेंड के रूप में। ऐसे पॉजिटिव में नाइट्रोसोनियम है, हाइड्रोजीनियम, करेक्ट, NH2, NH3, और ये रहा इसके ऊपर प्लस चार्ज, करेक्ट। तो इसको अपन बोलेंगे हाइड्रोजीनियम। ऐसे कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होते हैं जो लिगेंड के रूप में काम करेंगे। होल्ड, तो ये कुछ एग्जांपल अपने पास नेगेटिव आयंस के रूप में, जैसे साइनाइड है, नाइट्राइट है, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और ऑक्साइड, ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। सेम ऐसे ही कुछ पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स हैं, जैसे नाइट्रोसोनियम है, हाइड्रोजीनियम है, और ऐसे कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जो लिगेंड के रूप में काम आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर मेटल के साथ। कार्बोनिल ग्रुप है जिसे अपन कार्बन मोनोऑक्साइड बोल देंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल, वाटर, हाइड्रोक्सिल एमीन और मिथाइल अमाइन। देन नेक्स्ट, डेंटिसिटी क्या होता है? सिंपल सा हेडिंग है बेटा, डेंटिसिटी का मतलब होता है जो लिगेंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कितने डोनर एटम हैं, कितने डोनर ग्रुप्स हैं, उस नंबर को अपन बोल रहे हैं डेंटिसिटी, यानी नंबर ऑफ डोनर एटम्स। किसी भी लिगेंड मॉलिक्यूल के अंदर दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है उसको बोलते हैं अपन डेंटिसिटी, दंतुकता। और उसके बेसिस पे लिगेंड्स होते हैं ये इतने सारे टाइप के, देखो आप, है ना, यूनिडेंटेड जिसको आप मोनोडेंटेड लिगेंड भी बोल सकते हो, बाइडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स और किलेट लिगेंड या चिलेट लिगेंड्स। अब इनको अपन वन बाय वन डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपने पास आ रहा मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड्स। कौन होते हैं? इनके नाम से ही पता चल रहा है, देखो आप, मोनोडेंटेड यानी यूनिडेंटेड का मतलब ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं बेटा जिनमें केवल एक डोनर एटम प्रेजेंट होता है, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें सिर्फ एक ही दाता परमाणु होता है जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे अपने पास ये एग्जांपल आ रहा है अमोनिया मॉलिक्यूल, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन के पास ही क्या होता है, लॉन पेयर। तो पूरे इस अमोनिया मॉलिक्यूल में सिर्फ डोनर एटम कौन बनेगा? ओनली नाइट्रोजन एटम बिहेव एज डोनर एटम, राइट ना बेटा। जैसे ये क्लोरीन की बात करें अपन, वाटर में भी आपको पता है सिर्फ जो ऑक्सीजन एटम है वही किसकी तरह बिहेव कर सकता है, डोनर एटम। तो कुल मिलाकर के मोनोडेंटेड का मतलब हुआ ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है ना, ओनली वन डोनर एटम इज प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड मोनोडेंटेड। सम एग्जांपल्स आर हियर, ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड्स है बेटा, जिसमें सारे हैलोजन दिख रहे होंगे आपको, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रो, नाइट्राइटो, हाइड्रोक्सो, कार्बोनेटो, दीज ऑल आर, है ना। उसमें से कुछ एक एग्जांपल ये लिखे हैं फिर से अपने पास, ये सारे मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। उसमें इनको तीन पार्ट में वापस उन्होंने क्लासिफाई किया है। कुछ को नेगेटिवली चार्ज के फॉर्म में अलग से लिखा है यहाँ पे, कुछ न्यूट्रल लिगेंड जैसे वाटर को अपन यहाँ एक्वा बोलेंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल को अपन एमीन बोलेंगे, डबल एम आएगा इसके अंदर, और ये कार्बोनिल ग्रुप। ऐसे ही पॉजिटिवली चार्ज में हाइड्रोजीनियम है, नाइट्रोसोनियम है, अमोनियम है,
ये सारे जो लिगेंड है वो मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह वर्क में लिए जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे मोनोडेंटेड लिगेंड का मीनिंग क्या हुआ। ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक डोनर एटम होता है उनको अपन बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड, राइट ना बेटा। द नेक्स्ट हेडिंग इज बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड, बाई का मतलब इनमें दो डोनर एटम होंगे, यानी ऐसे लिगेंड मॉलिक्यूल जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं उनको हम बोलेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिख रहा होगा, इथाइलिन या एथेन 1,2 डाई एमीन। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे ना बेटा तो उसमें अपन लिखते हैं NH2 CH2 CH2 NH2। तो इसमें है ना ये जो नाइट्रोजन एटम दिख रहे हैं आपको कॉर्नर्स पे, है ना, ये दोनों डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा। एक ये वाला नाइट्रोजन, एक ये वाला नाइट्रोजन। तो एथेन 1,2 डाई एमीन में आप देख रहे हो बेटा दो डोनर एटम है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही अणु के अंदर अगर दो डोनर एटम होगा तो ऐसे लिगेंड किस नाम से जाने जाएंगे, बाइडेंटेड लिगेंड, है ना। तो बाइडेंटेड लिगेंड में एक एग्जांपल तो ये आ गया, इसको अपन शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं EN, है ना। ओनली EN लिखा, इसका मीनिंग भी यही है कि वो कौन सा लिगेंड है, इथेन 1,2 डाई एमीन, जिसको हम अभी लिख रहे हैं कैसे बताओ, इन शॉर्ट फॉर्म ओनली EN। और ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इसी जो आपको दिख रहा है, NH2 CH2 CH2 और वापस NH2। कुछ और भी एग्जाम्पल होता है बेटा बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे ये देखो आप इथाइलिन डायमीन, तो अभी हमने देखा ही था पीछे वाली स्लाइड के अंदर। ये यहाँ पे अपने पास कोई मेटल है, एनी मेटल एटम है, और ये पूरा जो था ना जिसे अपन यूं लिख रहे थे NH2 CH2 CH2 एंड अगेन NH2। तो यहाँ पे डोनर एटम कौन हुआ, ये नाइट्रोजन एटम। जैसे ये मेटल जुड़ा है तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो कुल मिला के दो डोनर एटम है ना बेटा इसके अंदर, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बाइडेंटेड लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड्स। एक और एग्जाम्पल दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये वाला ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट आयन या ऑक्सलेटो पढ़ेंगे इसको हम, C2O4- 2 का मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्ट्रक्चर, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसमें COO, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे कौन बन रहा है, डोनर एटम। और ये आ गया आपके पास सेंट्रल मेटल, तो ये लोन पे डोनेट कर रहा है, ये लोन पे डोनेट कर रहा है। पता है ना ये कौन सा बॉन्ड है, ये है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो बनता है लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में। तो यहाँ पर भी इस मॉलिक्यूल में यानी ऑक्सलेटो के अंदर भी आप देख रहे हो दो ऑक्सीजन एटम डोनर एटम की तरह बिहेव करेंगे, एंड दैट्स व्हाई ये भी कौन से टाइप का लिगेंड हुआ, बाइडेंटेड लिगेंड। एक और भी होता है अपने पास जिसको अपन लिखते हैं GLY से, इसको शॉर्ट में अपन लिखेंगे OX, ऑक्सलेटो। ग्लाइसिनेटो बोलते हैं इसको, GLY, जिसमें NH2, इधर है CH2 और इधर है आपके पास COO-। इसमें ये नाइट्रोजन और इसमें ये ऑक्सीजन जो है वो डोनर एटम। तो ये अपने पास तीसरा एग्जाम्पल आ गया। ग्लाइसिनेटो इज द थर्ड एग्जाम्पल फॉर बाइडेंटेड लिगेंड। फर्स्ट हमने याद किया था इथाइलिन डायमीन, सेकंड हमने याद किया ऑक्सलेटो, थर्ड आपके पास जो एग्जाम्पल है वो है ग्लाइसिनेटो। एक और एग्जाम्पल अपने पास होता है डाइपिरिडिन, DIPY से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ये भी आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। देन पॉलीडेंटेड, पॉली का मतलब क्या हो गया बेटा, बहुत सारे, यानी कि ऐसे लिगेंड्स मॉलिक्यूल जिनमें दो से भी ज्यादा दाता परमाणु होते हैं उनको अपन बोलते हैं बहुदंतुक लिगेंड यानी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। जैसे एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, शॉर्ट में अपने इसको लिखते हैं EDTA। EDTA इसके ऊपर चार्ज होता है -4। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो कुछ ऐसी बनेगी बेटा, देखो CH2 इधर नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन। तो एक तो ये वाला डोनर एटम हो जाएगा नाइट्रोजन। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं वापस, CH2COO-, इधर भी CH2COO-, सेम यहाँ पे भी CH2COO- और CH2COO-। तो इसमें ये जो कॉर्नर्स वाले ऑक्सीजन हैं वो फिर से किसकी तरह बिहेव करेंगे, डोनर एटम।
तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि एक तो ये 2 नाइट्रोजन एटम हैं और बाकी जो कोने वाले 4 ऑक्सीजन हैं, वो कुल मिला के 6 डोनर एटम हो गए इसके अंदर। तो 6 डोनर एटम, इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड भी बोलते हैं इसको। हेक्साडेंटेड लिगेंड का मतलब हुआ ऐसा लिगेंड इसमें 6 दाता परमाणु होते हैं। तो ये 6 डोनर एटम की प्रेजेंस के कारण पॉलीडेंटेड लिगेंड के रूप में जाना जाएगा। अच्छा, इस पे चार्ज क्या बताओ, -4, जो यहाँ पे लिखा दिख रहा है आपको। ये -4 कैसे मिला आपको, एक नेगेटिव, ये दूसरा नेगेटिव, ये तीसरा नेगेटिव और ये टोटल मिला के 4 नेगेटिव चार्ज। तो EDTA जो है ना बेटा, वो पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है। स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखते हुए आप आराम से बता सकते हो कि इसमें 2 नाइट्रोजन एटम और 4 ऑक्सीजन एटम है, वो डोनर एटम की तरह बिहेव करेंगे। तो टोटल मिला के 6 डोनर एटम है यहाँ पे, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं हेक्साडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। देन नेक्स्ट किलेट लिगेंड्स, जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, द्विदंतुक लिगेंड और उसके बाद वाले सारे मींस बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, उसके बाद वाले सारे जिससे पॉलीडेंटेड लिगेंड भी इंक्लूड हैं, वो लिगेंड क्या करते हैं, जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोलते हैं अपन किलेट रिंग। जैसे अपन एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये वाला CuEn ट्वाइस प्लस का 2 चार्ज। तो आप देख रहे हो सेंट्रल मेटल कौन है यहाँ पे, कॉपर, और लिगेंड कौन है, इथाइलिन डाइएमीन। तो इसकी जब स्ट्रक्चर बनती है, सेंटर पे रखते हैं अपन कॉपर को, और इथाइलिन डाइएमाइन की स्ट्रक्चर आपको पता है, NH2 CH2 वापस CH2 और ये रहा NH2। इसमें नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर, और दूसरा क्योंकि 2 बार इसको रिपीट करना है ना, तो CH2, ये CH2, फिर वापस NH2 और NH2। इधर भी नाइट्रोजन के पास आपको दिख रहे होंगे लॉन पेयर। सो जब ये लॉन पेयर डोनेट होगा, ये लॉन पेयर डोनेट होगा मेटल को, तो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है, रिंग जैसा स्ट्रक्चर, राइट ना। इधर भी आप देखो जब लॉन पेयर डोनेट होगा तो इधर भी क्या बन रही है, एक वलय जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है ना बेटा, इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, इसको बोलते हैं अपन किलेट रिंग, है ना, किलेट वलय बोलते हैं। और ऐसे लिगेंड्स जो इस प्रकार से किलेट रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, उनको अपन बोलेंगे किलेट लिगेंड्स। और इस इफेक्ट को, जिसमें किलेट रिंग का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलेंगे हम किलेट इफेक्ट, किलेट प्रभाव बोलते हैं इसको, है ना। एक्चुअली किलेट रिंग के फॉर्मेशन के कारण उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो स्थायित्व होता है, जो स्टेबिलिटी होती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अगर मान लो कॉपर के साथ हम जोड़ते हैं CuNH3,4, तो यहां आप देख रहे हो ये यूनिडेंटेड लिगेंड है, ये किलेट रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम कॉपर के साथ जोड़ते हैं इथाइलिन डाइएमाइन, जो किलेट रिंग का फॉर्मेशन करता है। अब अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो जहां किलेट रिंग बन रही है, जहां बाइडेंटेड लिगेंड आपने कॉपर के साथ जोड़ा, वो वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि किलेट रिंग जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्थायित्व को, मींस स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कौन होते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड बेसिकली यूनिडेंटेड लिगेंड ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं। एट ए टाइम सिर्फ एक डोनर एटम ही मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये अपने पास साइनाइड और ये अपने पास आइसोसाइनाइड। तो इधर आप देख रहे हो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन फॉर्म कर रहा है, कार्बन। जबकि इस वाले लिगेंड में मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन। सो आप देख रहे हो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही डोनर एटम है, लेकिन जब एट ए टाइम की बात करेंगे, एक समय में सिर्फ आप देख रहे हो या तो कार्बन मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और या फिर सिर्फ नाइट्रोजन एटम जो है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो कुल मिला के उभय दंतुक लिगेंड यानी एम्बीडेंटेड लिगेंड का मीनिंग हुआ ऐसे लिगेंड जिनमें 2 डिफरेंट डोनर एटम होते हैं, बट एट ए टाइम ओनली एक एटम ही मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उनको बोलेंगे उभय दंतुक लिगेंड। सम एग्जांपल साइनाइड, आइसोसाइनाइड,
ये दूसरा एग्जाम्पल नाइट्राइट और इसी का दूसरा फॉर्मेट ONO है ना। इसमें अपन जब लिखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम तो उसमें डोनर एटम कौन बनेगा बताओ, नाइट्रोजन, जबकि यहाँ डोनर एटम कौन बन रहा है बताओ, ऑक्सीजन। तो डिफरेंट है ना, इधर नाइट्रोजन डोनर एटम है, इधर ऑक्सीजन डोनर एटम है। ऐसे ये वाला एग्जाम्पल है अपने पास थायोसाइनेटो है ना, SCN और NCS, ये है थायोसाइनेटो, ये है आपके पास आइसोथायोसाइनेटो। अगेन इसमें मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सल्फर और इसमें मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है अपने पास उभयदंतुक लिगेंड्स के। तो आज की स्लाइड में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला जो चैप्टर था उसमें ये वाली बातें डिस्कस की, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन होते हैं, डबल सॉल्ट कौन होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या था, और लिगेंड्स के टाइप्स, लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, एम्बीडेंटेड, किलेट लिगेंड्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ से आगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ एग्जांपल्स होंगे, कुछ डेफिनेशंस होंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को वापस यहाँ तक रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।